नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू किया जाएगा, जिससे उनके पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यह कदम विशेष रूप से ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025 के तहत सरकार द्वारा उठाया गया है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता से मुक्ति मिल सके। नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्धि का प्रतीक है। सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में अपनी पूंजी निवेश करने वाले करोड़ों भारतीय नागरिक पिछले कई सालों से अपनी धनराशि वापस पाने की आस लगाए बैठे हैं। यह एक लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की प्रत्यक्ष भागीदारी है। अच्छी खबर यह है कि हाल के समय में इस धन वापसी प्रक्रिया में सुधार के संकेत मिले हैं और कुछ निवेशकों को उनकी जमा राशि मिलनी भी शुरू हो गई है। झारखंड राज्य की लाखों महिलाओं के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। हाल ही में 15वीं किस्त जारी होने के बाद अब विभाग की ओर से नई अपडेट मिली है कि मनिया सम्मान योजना 16वीं 17वीं किस्त को लेकर सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बार महिलाओं को 2 किस्तों की राशि एक साथ देने की तैयारी चल रही है, यानी 5,000 रुपए की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। झारखंड और बिहार के बीच सीमांकन का कार्य उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हो गया है। यह सीमांकन साहिबगंज जिले में हो रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है। सीमांकन से संबंधित मुद्दों को हल करने और सीमा पर स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी। इससे दोनों राज्यों के निवासियों को सुविधा होगी। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कुल 34 दिन की छुट्टियां हैं। इस कैलेंडर में राष्ट्रीय त्योहारों के साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के सोहराय पर्व पर 2 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आराम और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पटना में हुई नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 5% बढ़ाना। इस वृद्धि के बाद अब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। कैबिनेट ने अन्य विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी पारित किया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NI 9 के रूप में अधिसूचित किया है, जो देश का 9वां एक्सप्रेसवे होगा। बिहार के लिए घोषित 5 एक्सप्रेसवे में से यह दूसरा है जिसे नंबर मिला है। निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव PPP अप्रेजल कमेटी को भेजा गया है। 6 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 2184 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ खेला जाएगा। पहला मैच आसानी से जीतकर टीम इंडिया 1-0 से आगे है और अब उसकी नजरें सीरीज पर बढ़त बनाने पर होंगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका भी वापसी की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरने को बेताब है। यह योजना युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत पात्र युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी। यह वित्तीय मदद उनकी शिक्षा, कौशल विकास या छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पाकुड़ के आनंद कुमार भगत झारखंड के बेस्ट प्रिंसिपल चुने गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आनंद कुमार भगत को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उनके समर्पण और प्रयासों से पाकुड़ जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है।
राजभवन के नामकरण को लेकर विवाद गहरा गया है। हेमंत सरकार राजभवन का नाम बदलकर बिरसा सिदो कान्हू भवन करना चाहती थी, लेकिन अब पलटवार करते हुए इसे लोक भवन करने का प्रस्ताव है। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नाम बदलने की इस कवायद पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में दिल्ली स्थित झारखंड भवन का मामला उठाया। कहा, जनता के पैसे से बने भवन में जनता के लिए ही जगह नहीं है। झारखंड विधानसभा में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला उठा। मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। खरसांवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित होगी। मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर 15 दिसंबर को बैठक होगी। बरही में जलापूर्ति योजना मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। झारखंड में डॉक्टरों की बंपर बहाली होगी और कई ट्रामा सेंटर भी बनाए जाएंगे। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन पर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के वादे से आदिवासी मूलवासी को ठगने का आरोप लगाया। झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रही है, जबकि सरकार राज्य हित में काम कर रही है। झामुमो ने भाजपा से पूछा कि 18 वर्षों में उन्होंने खतियान आधारित नीति पर क्या किया। झारखंड के रांची में शिशु पंजी का सर्वे पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा। यह सर्वे बच्चों के पंजीकरण और डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से होने वाले इस सर्वे से कार्य में पारदर्शिता आएगी और डेटा को तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 7,721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र पर 28,861.64 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ, बकाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि मिलने पर राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती। नवीन जायसवाल ने बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश किया, जिसका विभिन्न विधायकों ने समर्थन और विरोध किया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्योंकि यह 11 में से 7 शर्तें पूरी करता है। दुमका में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी केंद्र को पत्र लिखा जाएगा। बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी का मामला उठा, जिस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और छात्रों को निकटवर्ती कॉलेजों में शिफ्ट किया जा सकता है। रांची के हालात को सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। एडवोकेट एसोसिएशन ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया है। कमेटी शहर की समस्याओं का अध्ययन करेगी और सुधार के लिए सिफारिशें देगी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के फैसले से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों के लिए। नई श्रम संहिता के तहत फ्लोर वेज लागू हो रही है, जिससे दैनिक मजदूरी 95 रुपए तक बढ़ सकती है, यानी मासिक 3,000 रुपए का फायदा। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है, जिसमें महंगाई भत्ता जोड़ा गया। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की दैनिक जरूरतों को प्रभावित किया है। अनाज, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी ने रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 4,09,66,000 रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की है। यह इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA जैसे तकनीकी कोर्स कर रहे छात्रों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से बीमार रेल कर्मियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी और महिला कर्मचारियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जमशेदपुर में पहली बार 18 जनवरी को AI इनोवेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा नई पीढ़ी को दिशा देंगे। यह समिट जमशेदपुर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के क्षेत्र में नए विचारों और अवसरों के बारे में जान सकेंगे। इंडियन सुपर लीग फंडिंग संकट से जूझ रही है। खेल मंत्रालय ने फंड देने से इनकार कर दिया है, जिससे जमशेदपुर FC समेत सभी क्लबों में बेचैनी है। AIFF और FSDL का करार खत्म होने से राजस्व रुक गया है। क्लबों ने मिलकर लीग चलाने की पेशकश की है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
अनिश्चितता के कारण खिलाड़ियों और प्रशंसकों में चिंता है और इसका असर जमशेदपुर एफसी की तैयारियों पर पड़ रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया कि रांची का मुख्य राजभवन अब भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन और दुमका का राजभवन संताल विद्रोह के नायकों सिदो कान्हू के नाम पर सिदो कान्हू भवन कहलाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर 28,000 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर बकाया राशि दे देती तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर से 65 लाख उपभोक्ताओं को राज्य सरकार लाभान्वित कर देती। ऐसे उपभोक्ताओं को 450 रुपए प्रति सिलेंडर की राशि राज्य सरकार दे देती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार झारखंड के विकास के लिए 16,800 करोड़ रुपए का आरण लेने की तैयारी कर रही है। बेडो से खूंटी तक सड़क चौड़ीकरण योजना लटक गई है। इस सड़क को 2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर करना था, कहीं कहीं सड़क को 4 लेन भी करना था। करीब 492 करोड़ की लागत वाली इस योजना का टेंडर जमीन नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। अब भू अर्जन पूरा होने के बाद ही टेंडर जारी किया जाएगा। ऐसे में राहगीरों को इस सड़क के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 2 दिवसीय छठी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स मीट का समापन मंगलवार को हुआ। इसमें 11 कॉलेजों से 156 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 80 पुरुष व 76 महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। संचालन झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अनवर व धनबाद एथलेटिक्स एसोसिएशन के बंधन टोप्पो की टीम ने किया। आयोजन में डीएसओ उमेश लोहारा का सहयोग रहा। डॉ गगन पाठक ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की भूमिका निभाई। रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा दिए गए 24 सूत्री मांगों पर एनके प्रबंधन के साथ मंगलवार की शाम में महाप्रबंधक कार्यालय में जीएम दिनेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रतिनिधि व प्रबंधन के लोग शामिल हुए। बैठक में मोर्चा के द्वारा रैयत विस्थापित के नौकरी मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि 24 सूत्री मांगों पर बारी बारी से चर्चा की गई।